नमस्कार, मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। तो आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं, वो किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? आज की क्लास में हम नई टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। कुछ ऑब्स्टेक्टिकल के पोर्शन को हम चालू कर रहे हैं आज, कि ऑब्स्टेक्टिकल के अंदर कौन-कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ देखी जाती हैं, कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, उनके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। जो भी कुछ गायनेकोलॉजी के कुछ टॉपिक्स और रह गए हैं हमारे, उनको हम नेक्स्ट सेशन के अंदर क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है? आज से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो ऑब्स्टेटिकल के बारे में स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ से मेजर पार्ट और मेजर कवर अप यहाँ से किया जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों आज, ऑब्स्टेटिकल टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में देखते हैं। हेडिंग डालेंगे ऑब्स्टेटिकल टर्मिनोलॉजी। आप सभी ने अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर पढ़ा होगा कि ग्रेविडा क्या होता है, प्राइमरी ग्रेविडा क्या होता है, पेराइटी क्या होती है, गटवाल स्कोर के बारे में आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं कि सबसे पहली जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? वो बच्चों पढ़ेंगे ग्रेविडा के बारे में, कि ग्रेविडा क्या होता है? कि सर ग्रेविडा क्या बला है? ग्रेविडा के बारे में क्या बताया जाता है? क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसके अंदर कौन-कौन से टाइप्स होते हैं? मल्टी ग्रेविडा क्या होता है? और ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा क्या होता है? उन सब के बारे में डिटेल में बातें करने वाले हैं। देखो ग्रेविडा का मतलब सिंपल सी बात होती है कि ये रिलेटेड होता है प्रेगनेंसी से। कैसे रिलेटेड होता है बच्चों? कि रिलेटेड होता है प्रेगनेंसी से, कि किसी भी प्रेगनेंसी मतलब यहाँ पे किसी भी टाइप की प्रेगनेंसी हो सकती है, चाहे अबॉर्शन हो जाए आगे चल के, चाहे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाए, उसको हम प्रेगनेंसी के अंदर उसको हम ग्रेविडा के अंदर काउंट किया जाता है। एक बार अगर एक एक बार अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो गई तो उसको ग्रेविडा के अंदर रखा जाता है, चाहे आगे जाके उसका अबॉर्शन हो जाए, चाहे बर्थ हो जाए, चाहे क्या हो जाए, बच्चा डेड फीटस हो, हमें डिलीवर हो, या फिर लाइव फीटस हमें क्या हो डिलीवर हो, चाहे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कुछ भी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसको ग्रेविडा के अंदर काउंट कर लिया जाता है। सिंपल सी बात आपको समझ में आई बच्चों? बहुत बढ़िया। तो रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, कि ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड चीज़ें देखी जाती हैं। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। चलेंगे अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखो ग्रेविडा का मतलब आपने समझा कि सर ये किससे रिलेटेड होता है, कि सर ये किससे रिलेटेड बताया सर आपने, कि ये सर आपने बताया कि इसके अंदर क्या होता है, रिलेटेड से प्रेगनेंसी से होता है। अब देखेंगे कि एक होता है प्राइमी ग्रेविडा, कौन-सा होता है? एक होता है प्राइमी ग्रेविडा। देखो नाम से ही पता लग रहा है कि प्राइमी का मतलब होता है सिंगल। प्राइमी का मतलब होता है सिंगल, तो मतलब कि एक बार प्रेग्नेंट होना प्राइमी ग्रेविडा के अंदर आता है। कि अगर कोई फीमेल एक बार प्रेग्नेंट हुई है तो उसको हम क्या कहेंगे कि प्राइमी ग्रेविडा है। उसको क्या कहेंगे कि प्राइमी ग्रेविडा है। अगर कोई फीमेल आपके पास आती है और वो कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इससे पहले मुझे कभी भी प्रेगनेंसी नहीं हुई है, तो आपको किसके अंदर बताना है कि सर इसके अंदर क्या है, किसके अंदर रखेंगे हम इसको? प्राइमी ग्रेविडा के अंदर इसको रखा जाएगा। आगे बात समझ में? तो इसके अंदर लिखेंगे कि फर्स्ट प्रेगनेंसी, और क्या लिख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट, कि एक बार ही प्रेग्नेंट हुई है या फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, उसको कहते हैं प्राइमी ग्रेविडा। उसको कहते हैं बच्चों प्राइमी ग्रेविडा। आगे बात समझ में? अगर मैं दूसरे की यहाँ पे बात करता हूँ, एक होता है मल्टी ग्रेविडा। मल्टी ग्रेविडा, मल्टी ग्रेविडा का मतलब क्या है यहाँ पे, कि भैया मल्टी ग्रेविडा का मतलब क्या बताएंगे आप? कि सर मल्टी ग्रेविडा का मतलब होता है कि 2 या 3 बार अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हुई है, 2 बार या 3 बार क्या हुई है, फीमेल कोई प्रेग्नेंट हुई है तो उसको किसके अंदर रखा जाता है? मल्टी ग्रेविडा के अंदर रखा जाता है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे कंफ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है। ग्रेविडा का मतलब आपने बताया सर, कि ग्रेविडा का मतलब क्या होता है? ग्रेविडा का मतलब होता है रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, कि कभी भी कोई भी फीमेल प्रेगनेंसी होती है, प्रेग्नेंट होती है, उसको ग्रेविडा कहा जाता है। आगे बात समझ में? प्राइमी क्या होता है, मल्टी क्या होता है, उसके टाइप्स होते हैं। अगर कोई एक बार क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है तो उसको प्राइमी कहते हैं, 2 बार या 3 बार हो जाती है उसको मल्टी कहते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे, उसको कहते हैं कि सर इसके अंदर सेकंड टाइम एंड
थर्ड टाइम, सेकेंड या थर्ड टाइम प्रेगनेंसी। अगर कोई सेकेंड या थर्ड टाइम प्रेगनेंसी होती है तो उसको किसके अंदर रखा जाता है? मल्टी ग्रेविडा के अंदर रखा जाता है। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। नंबर हम सी की बात करते हैं। एक होता है ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा, ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा, कि भैया मल्टी से भी ऊपर, कि मल्टी से भी ऊपर ग्रैंड लगा हुआ है ना, तो ग्रैंड का मतलब आप सभी को पता है कि मल्टी से भी ऊपर होने वाला है यहाँ पे। तो अगर मल्टी से भी ऊपर देखने को मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि और फोर्थ और अबव टाइम प्रेगनेंसी। आई बात समझ में? सिंपल सी बात है कि ग्रेविडा का मतलब आप सर आपने बताया, कि आपने क्या बताया कि रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। अगर कोई एक बार फीमेल प्रेग्नेंट होती है उसको क्या कह दिया? मल्टी सॉरी प्राइमी ग्रेविडा। अगर 2 या 3 बार होती है तो उसको मल्टी ग्रेविडा कहा। 3 से 4 या चौथी बार से ज़्यादा प्रेग्नेंट होती है तो उसको क्या कहा? ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा कहा। अगर कोई सपोज दैट, अगर सर आपने बता दिया कि प्रेग्नेंट होती है, लेकिन अगर कोई जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट ही ना हो तो उसको क्या कहेंगे? कि अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट ना हो तो उसको कहते हैं नल्ली ग्रेविडा, उसको कहते हैं नल्ली ग्रेविडा। नल्ली ग्रेविडा का मतलब क्या होता है? नेवर प्रेग्नेंट। नल्ली ग्रेविडा का मतलब होता है नेवर प्रेग्नेंट। आई बात समझ में? कि एक बार भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाई है, एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, उसको कहते हैं नल्ली ग्रेविडा। आपको बात समझ में आई ग्रेविडा से मतलब? कि ग्रेविडा के अंदर 4 बातें सर आपने बताई हैं हमें। नल्ली ग्रेविडा होती है, प्राइमरी ग्रेविडा होती है, और मल्टी होती है, और ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा होती है। आपको बात समझ में आ गई? पहली टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हो गई? जी बिल्कुल हो गई सर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक होता है पैरा या पैराइटी। पैरा या पैराइटी का मतलब होता है, पैरा या पैराइटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी। यहाँ पे प्रेजेंट प्रेगनेंसी से कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे हम नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी, सपोज दैट आप यहाँ पे ओबीजी गाइन ऑब्स्टेट्रिक बोर्ड के अंदर ड्यूटी कर रहे हो, ओपीडी के अंदर ड्यूटी कर रहे हो, आपके पास कोई फीमेल आती है और वो कौन सी टाइम प्रेग्नेंट है, आपके पास आती है और वो प्रेगनेंसी आपके पास लेके आती है। आप उससे पैराइटी निकालने के लिए, पैरा के निकालने के लिए आप क्या पूछोगे उससे? कि आपके कितनी बच्चे हैं पहले, पहले कोई बच्चा खराब हुआ है, या पहले कोई अबॉर्शन हुआ है, पहले कोई बच्चा पैदा हुआ है, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी रही है। तो सिंपल सी बात आपसे मैं करता हूँ, वो कहती है कि मेरे 2 बच्चे हैं और कोई भी बच्चा खराब नहीं हुआ है, किसी भी तरह की कोई कंडीशन नहीं हुई है। तो दोनों के दोनों बच्चे क्या हैं? सही सलामत हैं और सही उनको जन्म हुआ है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे? और वो तीसरी बार भी प्रेग्नेंट है, तो यहाँ पे जो प्रेजेंट प्रेगनेंसी होती है ना बच्चों, उसको काउंट नहीं करते हैं। जो पहले की जो प्रेगनेंसी है, जो पहले वाली प्रेगनेंसी है, उनको ही यहाँ पे सिर्फ काउंट करा जाता है। यहाँ पे प्रेजेंट प्रेगनेंसी से यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी, कि नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी, प्रीवियस इन द सेंस कि जो पहले की प्रेगनेंसीज हैं उनको ही सिर्फ इंक्लूड किया जाता है। तो हमने क्या लिखा? कि नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी हु क्रॉसेस हु क्रॉसेस हु क्रॉसेस 22 वीक्स 22 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल एज, जेस्टेशनल एज बट नॉट इंक्लूडेड प्रेजेंट प्रेगनेंसी। आई बात समझ में आपके? कि इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया? कि ऐसी प्रेगनेंसी जिसके अंदर क्या हुए हैं, वो 22 वीक उसने पूरे करे हो, चाहे उसके बाद वो क्या हुआ हो, उसके बाद वो बच्चा कैसा हुआ हो, चाहे डेड हो गया हो, चाहे अबॉर्शन हो गया हो, चाहे वो जिंदा बच्चा पैदा हुआ हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। ऐसी प्रेगनेंसी जो 22 वीक को क्रॉस कर सकती है, जेस्टेशनल एज का मतलब होता है प्रेगनेंसी वाली एज। प्रेगनेंसी की एज जो होती है उसको कहते हैं जेस्टेशनल एज। आई बात समझ में?
तो नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी, इसका मतलब है कि पहले की जो प्रेगनेंसीज हैं, जिस हु क्रॉसेज, जिस प्रेगनेंसी ने 22 वीक को कंप्लीट किया है एंड जेस्टेशनल एज वाली, एंड बट नॉट इंक्लूडेड द प्रेजेंट प्रेगनेंसी, इसके अंदर की भी कभी भी प्रेजेंट प्रेगनेंसी को इंक्लूड नहीं करते हैं, चाहे वो टर्म की बात हो चाहे कैसी भी बात हो। ठीक है। लेकिन यहाँ पे पुरानी प्रेगनेंसीज को क्या किया जाता है, यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है जो क्रॉसेस हो चुकी हैं, 22 वीक से ज्यादा हो चुकी हैं। अब आप सब क्वेश्चन पूछोगे कि एक फीमेल है, उसको 20 वीक पे ही क्या हो गया, उसको अबॉर्शन हो गया था। लेकिन यहाँ पे 20 वीक की बात नहीं करी गई है बच्चों, यहाँ पे 22 वीक्स के बारे में बताया गया है कि 22 वीक से अगर ऊपर की प्रेगनेंसी चली हुई है तो आपको यहाँ पे इंक्लूड करनी है, नहीं तो नहीं करनी है। आगे बात समझ में, पैरा पैरा और पैराइटी का मतलब समझ में आया कि सर बिल्कुल आ गया। अब इसके अंदर भी कुछ सब टाइप्स होते हैं। सबसे पहला, जैसे मैंने आपको बताया था, नल्ली ग्रेविडा होता है, जैसे ही नल्ली पैरा होता है। नल्ली पैरा होता है। नल्ली पैरा का मतलब क्या होता है बच्चों? नल्ली पैरा का मतलब होता है कि हु नेवर क्रॉसेस, कि कोई भी प्रेगनेंसी उसकी 22 वीक से ज्यादा नहीं चली है। इसका मतलब कि नल्ली पैरा है, उसने एक बार भी पैराइटी को धारण नहीं किया है, एक बार भी पैराइटी को एक्सेप्ट नहीं किया है, या वो पैराइटी तक नहीं पहुंची है, उसको कहते हैं नल्ली पैरा। तो हु नेवर क्रॉसेस, हु नेवर क्रॉसेस द 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, कि ऐसी वुमेन जिसने अपनी प्रेगनेंसी को 22 वीक तक पूरा नहीं किया है और वो पहले ही क्या हो गया है, अबॉर्शन हो गया है, एक्टोपिक हो गया है, कोई भी कारणवश से डाइड फीटस हो गया है, तो कोई भी कारणवश से क्या हुआ है, वो कभी भी अपने 22 वीक को कवर नहीं कर पाई है, उसको कहते हैं नल्ली पैरा। उसको कहते हैं नल्ली पैरा। नंबर पहला बात। नंबर दूसरी बात की हम बात करते हैं, एक होता है प्राइमी पैरा। प्राइमी पैरा का मतलब होता है कि फर्स्ट टाइम क्रॉसेस। सिंपल सी बात है, प्राइमी का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक बार, सिंगल बार। तो फर्स्ट टाइम क्रॉसेस द 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, कि उसने एक ही बार में क्या किया है, उसने सिर्फ एक बार ही क्या किया है, 22 वीक्स की प्रेगनेंसी को क्या किया है, क्रॉस किया है। आगे बात सुन में, उसने क्या किया है, सिर्फ एक बार ही अपने जीवन में क्या किया है, 22 वीक्स की प्रेगनेंसी को क्रॉस किया है, उसको कहते हैं प्राइमी पैरा। उसको कहते हैं बच्चों प्राइमी पैरा। आई बात समझ में। नंबर 3 की बात करते हैं, एक होता है मल्टी मल्टीपेरा। नाम वही है, उसका नाम वही है, सिर्फ आपको कॉमन सेंस का यूज करना है। मैंने आपको दो मल्टी ग्रेविडा के अंदर बताया था कि 2 या 3 से अधिक होने वाली प्रेगनेंसीज को हम क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, मल्टी ग्रेविडा कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे मल्टी पैरा की बात करी गई है, तो मल्टी पैरा का मतलब क्या होता है कि सेकंड और थर्ड टाइम क्रॉसेस द 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, कि उसने ऐसी प्रेगनेंसी जिसने क्या किया है कि दूसरी या तीसरी बार उसने 22 वीक को क्रॉस किया है, उसको कहते हैं मल्टीपेरा। एक होती है ग्रैंड मल्टीपेरा, एक होती है ग्रैंड मल्टीपेरा। अब भैया ग्रैंड मल्टीपेरा का मतलब क्या है यहाँ पे, कि ग्रैंड मल्टीपेरा का मतलब मैंने आपको ऊपर की स्लाइड के अंदर बताया था कि जो प्रेगनेंसी मोर टाइम फोर एंड मोर टाइम crosses the 22 weeks of gestational age या प्रेगनेंसी, उसको क्या कहते हैं हम, ग्रैंड मल्टीपेरा कहा। उसको क्या कहा, ग्रैंड मल्टीपेरा। आई बात समझ में सर? आपने बताया पैराइटी या पैरा का मतलब, समझेंगे दोबारा कि सर पैराइटी या पैरा का मतलब आपने बताया कि नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी। यहाँ पे प्रेजेंट प्रेगनेंसी की बात नहीं करते हैं बच्चों, यहाँ पे पहले वाली जो प्रेगनेंसीज होती हैं उसके बारे में हमने बात करी है। ठीक है, बात आगे समझ में। और जिस प्रेगनेंसी ने 22 वीक को पूरे किया है अपने, उसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। नल्ली पैरा का मतलब कि एक बार भी 22 वीक को पूरा नहीं कर पाई है। प्राइमी पैरा का मतलब होता है कि एक बार 22 वीक को पूरा कर पाया है।
मल्टी पैरा का मतलब होता है कि सेकंड या दूसरी या तीसरी बार उसने 22 वीक को क्रॉस कर लिया है। और ग्रैंड मल्टी पैरा का मतलब है चौथी या उससे ज़्यादा बार उसने क्या किया है, वहाँ पे क्या किया है, 22 वीक को पूरा किया है। आगे बात समझ में यहाँ तक कि ग्रेविडा और पैराइटी के मतलब आपको समझ में आया बच्चों? बहुत बढ़िया। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले टर्मिनोलॉजी की तरफ चलते हैं। एक होता है प्री टर्म, एक होता है प्री टर्म डिलीवरी। एक होता है बच्चों प्री टर्म डिलीवरी। अब भैया प्री टर्म डिलीवरी का सबको मतलब पता होता है कि बिफोर 37 वीक्स क्या हो जाना, बच्चे का जन्म हो जाना, कि 37 मतलब 37 वीक से पहले ही बच्चे का जन्म हो जाना। या फिर हम बात करते हैं कि 259 डेज से पहले ही बच्चों का जन्म हो जाना क्या कहलाता है भैया, क्या कहलाता है, प्री टर्म बेबी कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, प्री टर्म बेबी कहलाता है कि 37 वीक से क्या हो जाना, पहले ही बच्चे का जन्म हो जाना क्या कहलाता है, प्री टर्म बेबी कहलाता है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? एक होता है पोस्ट टर्म, एक होता है टर्म। देखेंगे, एक होता है टर्म डिलीवरी। टर्म डिलीवरी का मतलब होता है कि भैया 37 वीक के बाद, मतलब 37 वीक से लेके कहाँ तक की बात करते हैं हम, 42 वीक्स तक की बात कर लेते हैं कि भैया 37 वीक से लेके 42 वीक की हम बात करते हैं। इनके बीच में अगर डिलीवरी होती है तो उसको टर्म डिलीवरी कहा जाता है, उसको कहते हैं टर्म डिलीवरी कहते हैं। अगर मैं आपसे यहाँ पे अंकों की बात करता हूँ या फिर हम डेज की यहाँ पे बात करते हैं तो 259 टू 294 डेज के अंदर अगर बच्चा जन्म लेता है, अगर 259 से लेके 294 तक बच्चा जन्म लेता है तो उसको कहते हैं टर्म डिलीवरी। या फिर 37 वीक से 42 वीक के बीच में होने वाला बच्चा क्या कहलाता है, टर्म बेबी कहलाता है। और प्रीटर्म बेबी किसे कहते हैं, जो 37 वीक से पहले ही डिलीवर हो जाता है उसको प्रीटर्म डिलीवरी कहा जाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? बहुत बढ़िया। एक होता है पोस्टर्म, एक होता है पोस्टर्म डिलीवरी, एक होता है पोस्टर्म डिलीवरी। पोस्टर्म डिलीवरी का मतलब होता है भैया कि 42 वीक से क्या हो जाना, बाद में होना, आफ्टर 42 वीक्स क्या होना, बच्चे का जन्म होना क्या कहलाता है, पोस्टर्म डिलीवरी कहलाता है। और जो बच्चा पैदा होता है उसको कहते हैं पोस्टर्म बेबी कहते हैं। या फिर मैं अंकों की बात करता हूं तो बिफोर आफ्टर 294 डेज की हम बात यहाँ पे कर सकते हैं। क्या आपको तीनों बात समझ में आई? मैंने आपको टर्म बेबी के बारे में बताया, पोस्टर्म के बारे में बताया और प्रीटर्म बेबी के बारे में बताया। क्या आपको तीनों बातें समझ में आई बच्चों? ये बातें सबको समझ में आई या नहीं आई? बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे बात करता हूँ, अगर मैं आपसे दूसरी कंडीशन की बात करता हूँ कि सर अबॉर्शन क्या होता है, अगर मैं आपसे अबॉर्शन की बात करता हूं कि सर अबॉर्शन क्या होता है, उसको क्या कहते हैं। देखिए अबॉर्शन का मतलब होता है कि एक्सपल्शन ऑफ डेड फीटस, एक्सपल्शन ऑफ डेड फीटस। एक्सपल्शन का मतलब होता है बाहर निकलना। जो हमें बच्चा प्राप्त हुआ है वो कैसा हुआ है, डेड, मरा हुआ पैदा हुआ है, मरा हुआ क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। तो एक्सपल्शन ऑफ डेड फीटस या एम्ब्रियो, एम्ब्रियो किसको कहते हैं, हमारे फीटस को ही कहते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो या डेड फीटस की बात हमने करी। एंड बिफोर, ऐसे लिखेंगे, बिफोर द 22 वीक्स ऑफ 22 वीक्स की बात कर सकते हैं। या वेट की हम बात करते हैं तो वेट इज लेस देन 500 ग्राम। या तो बच्चे का वजन कितना हो, 500 ग्राम से कम हो, या फिर उसका जो वीक्स है वो क्या हो, बिफोर 22 वीक्स। अगर यहाँ से 22 वीक्स से पहले ही बच्चे का क्या हो जाता है, डेड फीटस, आपको मर जाता है बच्चा या फिर डेड हो जाता है, या फिर उसका वजन जो है वो 500 ग्राम से कम पे ही मर जाता है, उसको हम कहते हैं अबॉर्शन। तो 500 ग्राम इज कॉल्ड
अबॉर्शन आई बात समझ में। अगर आपका जो बच्चा, सॉरी, जो हमारा बच्चा है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो फीटस है, जो फीटस हमें प्राप्त होगा, किसी भी फीमेल का जो फीटस है, अबॉर्शन की कंडीशन कैसे बनती है? मुझे एक बात बताएंगे कि अबॉर्शन की जो कंडीशन होती है कैसे बनती है? डेफिनिशन तो आप सभी ने बता दी कि एक्सपल्शन ऑफ द फीटस बिफोर द 22 वीक्स। अगर 22 वीक्स से पहले ही बच्चा मर जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि 500 ग्राम का होने से पहले ही बच्चा मर जाता है, उसको कहते हैं अबॉर्शन। ये बात तो आपको समझ में आ गई। लेकिन अबॉर्शन की बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। उसके बारे में जब मैं आपको अबॉर्शन पढ़ाऊंगा तो डिटेल में हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन क्या होता है, मिस्ड अबॉर्शन क्या होता है, सबके बारे में हम डिटेल से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आपको सिर्फ अबॉर्शन की डेफिनेशन के बारे में समझना है कि 22 वीक से पहले बच्चे का खत्म हो जाना, या फिर 500 ग्राम का होने से पहले ही खत्म हो जाना क्या कहलाता है? अबॉर्शन कहलाता है। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। क्योंकि 22 वीक्स जो हमने माना है यहाँ पे, कि 22 वीक्स जो हमने माना है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं? 22 वीक्स को बोलते हैं वायबिलिटी पीरियड। इसको क्या बोला बच्चा हमने? इसको बोला वायबिलिटी पीरियड। मतलब कि बच्चा जिंदा रह सकता है क्या? बच्चा मशीन के अंदर जिंदा रह सकता है, उसको कहते हैं वायबिलिटी पीरियड। आगे बात समझ में? क्या बात आपको समझ में आ गई बच्चों? बहुत बढ़िया। चलिए, अगर मैं आपसे बात करूं वायबिलिटी पीरियड की बात, अगर आप पॉइंट लिख सकते हो, तो इसका मतलब होता है कि सर्वाइव इन एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ। एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ के अंदर क्या कर सकता है बच्चों? वो सरवाइव कर सकता है, उसको कहते हैं वायबिलिटी पीरियड। आगे बात समझ में? चलिए, एक होता है स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ का मतलब क्या होता है? मैंने आपको अभी अबॉर्शन की डेफिनेशन के बारे में बताया है कि 500 ग्राम से कम का बच्चा मरा हुआ पैदा हो, या फिर उसका जो 22 वीक से पहले ही उसका डेड हो जाता है, उसको कहते हैं अबॉर्शन। ठीक है। अब यहाँ पे इस केस के अंदर जस्ट अपोजिट द अबॉर्शन होता है, कि आपको इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? डेड फीटस देखने को मिलेगा, लेकिन उसका वजन जो होगा वो 500 ग्राम से ज्यादा होगा, और उसका जो वायबिलिटी पीरियड होगा वो 22 वीक से ज्यादा होगा। मतलब कि 22 वीक से ज़्यादा होने पे, या फिर 500 ग्राम वज़न ज़्यादा होने पे बच्चे का डेड हो जाना क्या कहलाता है? स्टिल बर्थ के रूप में आता है। कि डेड फीटस डिलीवर होना क्या कहलाता है? स्टिल बर्थ कहलाता है। लिखेंगे यहाँ पे, एक्सपल्शन ऑफ डेड फीटस, एक्सपल्शन ऑफ डेड फीटस आफ्टर 22 वीक्स, आफ्टर 22 वीक्स एंड मोर देन 500 ग्राम ऑफ वेट ऑफ फीटस। कि भैया बच्चे का जो जन्म होना है वो कैसा होना, बच्चे का जो वजन होना है वो कैसा होता है? वेट 500 ग्राम से ज्यादा होगा, और 22 वीक के बाद उसका बच्चे का क्या होगा? डेड फीटस आपको क्या देखने को मिलेगा? डिलीवर देखने को मिलेगा, उसको कहते हैं स्टिल बर्थ। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? आपको बात समझ में आई बच्चों? एक होता है लाइव बर्थ, एक होता है लाइव बर्थ। लाइव बर्थ के अंदर क्या आता है कि एट प्रेजेंट लाइव बर्थ, कि बच्चा एट प्रेजेंट क्या है? जिंदा पैदा हुआ है, उसको कहते हैं लाइव बर्थ, उसको कहते हैं बच्चों लाइव बर्थ। देखो, हमारी जो जेस्टेशनल एज होती है ना, जेस्टेशनल एज एंड मेंस्ट्रुअल एज, ये दोनों के दोनों क्या होती हैं? एक होती हैं। जेस्टेशनल एज की बात कर सकते हैं या मेंस्ट्रुअल एज की बात कर सकते हैं, ये दोनों क्या होती हैं? 280 दिन की देखने को मिलती हैं। ये दोनों क्या होती हैं बच्चों? 280 देखने को मिलती हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कहाँ से लेके होती है, तो फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी। इसका मतलब है कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड।
लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का मतलब समझते हो कि आपको क्या करना है कि एलएमपी इन द सेंस कि एलएमपी से ही हम ईडीडी निकाल सकते हैं। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का मतलब होता है कि एक फीमेल है जिसकी 28 डेज की साइकिल है, लेकिन फिर उसकी 20 डेज की साइकिल होती है, 28 डेज की साइकिल होती है। तो यहाँ पे अगर सपोज दैट यहाँ पे प्रेग्नेंट फीमेल होती है, अगर कोई फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट होती है, तो यहाँ से ही काउंट नहीं होगा, वो काउंट होगा यहाँ से लेके कहाँ तक, मतलब कि फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, मतलब कि फर्स्ट डे है यहाँ से, और लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का ये पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड होता है ना, तो वहां से हमारा क्या होता है, एलएमपी स्टार्ट होता है। क्या आपको बात समझ में आ गई बच्चों? अगर मैं आपसे बात करता हूँ जस्टेशनल एज आपने कितने दिन की देखी है, तो 280 दिन की होती है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि जस्टेशनल एज कितने दिन की होती है, 280 दिन की होती है। लेकिन ओवुलेशन, ओवुलेटरी या ओवुलेशन एज कितनी होती है, या ओवुलेटरी एंड, या फिर हम कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव, या रिप्रोडक्टिव जो एज होती है वो कितने दिन की होती है। कि सर आपको क्या कर देना है, जो ओवुलेशन डे होता है ना, ओवुलेशन के 14 दिन को आप निकाल दो। कि आपको यहाँ से क्या करना है कि 280 में से जस्टेशनल एज में से आपको 14 डेज ओवुलेशन वाले डे निकाल देने हैं। उसके बाद आपका कितना आ जाएगा कि सर ओवुलेटरी डेज कितनी होती है, ओवुलेटरी एज कितनी होती है, रिप्रोडक्टिव एज कितनी होती है, 266 दिन की देखने को मिल जाती है। क्या आपको बात क्लियर कट समझ में आई बच्चों? बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपने सभी ने सुना होगा गटपाल स्कोर के बारे में, GTPAL, और हम पी की बात अलग से करेंगे यहाँ पे। तो GTPAL का मतलब क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि P4 पैराइटी होता है, लेकिन यहाँ पे P4 पैराइटी नहीं होता, यहाँ पे P4 प्री टर्म होता है। देखो गटपाल स्कोर बहुत इजी स्कोर है, आपको अगर समझ में आ गया तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का है, 100% हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है यहाँ पे, नो डाउट। ठीक है, गटपाल G4 मैंने आपको अभी बताया कि सर ग्रेविडा होता है। ग्रेविडा का मतलब मैंने आपको बताया कि इसके अंदर कोई भी प्रेगनेंसी, अगर एक बार भी फीमेल प्रेग्नेंट हुई है तो उसको इसके अंदर काउंट किया जाता है। करते या नहीं करते हैं? बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे बात करूं कि T4 टर्म प्रेगनेंसी होती है, क्या होती है बच्चों? टर्म प्रेगनेंसी की, बच्चा अगर 37 वीक से लेके 42 वीक्स तक की अगर एज में जन्म हुआ है, तो उसको कहते हैं टर्म प्रेगनेंसी या टर्म बेबी उसको कहलाते हैं। ठीक है, P4 होता है प्री टर्म बेबी। प्री टर्म का मतलब क्या बताया मैंने आपको? प्री टर्म का मतलब मैंने आपको बताया कि बिफोर या लेस देन 37 वीक्स, 37 वीक से पहले ही बच्चे का डिलीवर हो जाना क्या कहलाता है? प्री टर्म कहलाता है। तो A4 अबॉर्शन का मैंने आपको मतलब बताया, A4 अबॉर्शन होता है। अबॉर्शन का मतलब होता है कि आपको 22 वीक से, क्या क्या बताया मैंने आपको, 22 वीक से पहले बच्चे का जन्म हो, बच्चे का डेड हो जाना, या फिर लेस देन 500 ग्राम उसका क्या हो जाना, वजन हो जाना, उसको कहते हैं अबॉर्शन कहते हैं। आई बात समझ में? लाइव बर्थ की हमने बात करी। लाइव यहाँ पे क्या होता है कि लाइव बर्थ, जिंदा कितने बच्चे हैं, अगर जिंदे की हम बात करते हैं तो एट प्रेजेंट कितने बच्चे हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। क्या आपको गटबाल स्कोर के बारे में समझ में आया? कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, इवन मैं भी यहाँ पे कंफ्यूज होता था जब मैं आपकी तरह पढ़ता था। तो कहाँ पे कंफ्यूज होता था कि P4 पैराइटी होता है, P4 पैराइटी नहीं होता है। पैराइटी को हमेशा अलग से पूछा जाता है, गटबाल स्कोर के साथ में नहीं पूछते हैं कभी भी। अगर P4 पैराइटी का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसीज को अंदर इंक्लूड किया जाता है जो क्रॉस कर चुकी है 22 वीक्स को। अगर इसके अंदर आपको प्रेजेंट प्रेगनेंसी को इंक्लूड करना है तो वो ग्रेविडा के अंदर इंक्लूड होती है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, पैराइटी या पैरा की बात की जाती है। नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसीज को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। आगे बात समझ में? यहाँ तक की बातें में किसी को कोई डाउट है? अगर कोई भी डाउट होता है बच्चों, मेरे नीचे सपोर्टिव जो नंबर दिए हुए होते हैं उन पे आप कभी भी कॉल कर सकते हो, किसी भी डाउट को आप क्लियर कर सकते हो, नो डाउट। ठीक है, हम 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल है।
कोई भी किसी भी तरह का कोई डाउट होता है इससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड या फिर अपनी स्टडी से रिलेटेड, कैसा भी कोई डाउट होता है अपनी फैमिली प्रॉब्लम से रिलेटेड, कैसा भी कोई डाउट होता है अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, उन सारी चीज़ों को हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है? आप कभी भी सपोर्टिव नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, वहाँ से हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। चलिए, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और आपको क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। सिंपल सा क्वेश्चन होगा। सिंपल क्वेश्चन के बारे में हम समझते हैं कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि शीला कम्स टू एएनसी क्लिनिक, कि एक शीला पेशेंट है जो कि हमारे पास कब आती है, एएनसी हमारे एंटीनेटल क्लिनिक पे चेक करवाने आती है। ठीक है भैया, आ गई। फॉर हर सेकंड एंटीनेटल विजिट, कि वो कब आती है हमारे पास, सेकंड एंटीनेटल विजिट, मतलब कि दूसरी बार प्रेगनेंसी हुई है, सेकंड एंटीनेटल विजिट के अंदर आई है। ठीक है? एंड उसकी जो हर हिस्ट्री है, हर हिस्ट्री, उसकी जो हिस्ट्री है वो क्या कहती है, हर हिस्ट्री सजेस्टिव टू प्रीवियस अबॉर्शन है भैया, उसको दो पहले क्या हो चुके हैं, अबॉर्शन हो चुके हैं। सिंपल सी बात है कि दो पहले उसको क्या हो चुके हैं, अबॉर्शन हो चुके हैं। बहुत बढ़िया। एंड वन टर्म डिलीवरी हुई है, कि भैया एक बार तो उसको क्या हो गया है, टर्म डिलीवरी हो गई है। ठीक है? एक बार टर्म डिलीवरी हुई है, दो प्रीवियस अबॉर्शन हुए हैं, एंड हर गटपाल स्कोर एंड पैराइटी इज। अब देखो यहाँ पे दोनों चीजें अलग अलग पूछी गई है ना क्वेश्चन के अंदर, कि गटपाल स्कोर को अलग पूछा गया है और किसको अलग पूछा गया है, पैराइटी को अलग पूछा गया है। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन को समझने का तरीका आना चाहिए सिर्फ। देखो, एक पेशेंट है जिसका नाम है शीला, जिसका नाम है शीला। शीला क्या करने आई है, शीला भैया यहाँ पे आई है हमारे पास एएनसी क्लिनिक में फॉर हर सेकंड एंटीनेटल विजिट, दूसरे एंटीनेटल विजिट के पास हमारे पास आई है। फॉर हर हिस्ट्री, कि मतलब उसकी जो हिस्ट्री है वो क्या कहती है कि उसको दो तो पहले क्या हुए हैं, अबॉर्शन हुए हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि दो अबॉर्शन हुए हैं एंड वन क्या हुआ है, उसको एक टर्म डिलीवरी हुई है, उसका गटबाल स्कोर के बारे में पूछा गया है और पैराइटी के बारे में पूछा गया है। आपके हिसाब से क्या आंसर होने वाला है? देखो, जी टी पी ए एल और पैरा या पैराइटी। ठीक है? अब यहाँ पे आपको थोड़ा-सा कॉमन सेंस लगाना है कि कौन-सी चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ कि वो सेकंड एंटीनेटल विजिट पे आई है, इसका मतलब कि उसको सेकंड टाइम की प्रेगनेंसी है। उसको क्या हुआ है, मतलब सॉरी, हमारे पास क्या है, सेकंड एंटीनेटल विजिट पे आई है, तो हम कह सकते हैं कि भैया एक बार तो ये प्रेगनेंसी हो गई, प्रेजेंट प्रेगनेंसी हो गई, 2 बार उसके अबॉर्शन हो गए, 3, और हम कह सकते हैं कि एक बार उसका टर्म डिलीवरी हो चुकी है। तो इसका मतलब ग्रेविडा जो हो गया है वो कितना हो गया है भैया, कि सर 4 ग्रेविडा हो गया है। कितना हो गया है? 4 हो गया है। देखो, एक बार तो आपके पास वो आई है, एक बार आई है तो प्रेग्नेंट है, एक तो वो हो गया, उसको 2 अबॉर्शन हो चुके हैं। मैंने आपको ग्रेविडा के अंदर बताया था कि हमें मतलब नहीं है कि क्या हुआ है, हमें तो सिर्फ इस से मतलब है ग्रेविडा के अंदर कि कितनी बार वो प्रेग्नेंट हुई है, दैट्स इट। तो 4 बार यहाँ पे प्रेग्नेंट हुई है, एक तो डिलीवरी होगी, एक तो टर्म डिलीवरी हो गई, उसका एक बच्चा है, और हम बात करें 2 प्रीवियस अबॉर्शंस हो चुके हैं और एक बार वो अभी प्रेग्नेंट है। ठीक है? तो कितनी बार हो गए हैं बच्चों? 4 बार। अब हम बात करते हैं टी फॉर टर्म डिलीवरी। टर्म बार कितनी डिलीवरी हुई है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात दे रखी है कि 1 टर्म डिलीवरी, तो यहाँ पे एक आपकी क्या हो गई, टर्म डिलीवरी हो गई। अब यहाँ पे पी फॉर प्री टर्म, नॉट पैराइटी, यहाँ पे क्या होगा कि प्री टर्म बेबी कितने हैं, तो प्री टर्म का मतलब होता है कि 37 वीक से पहले ही डिलीवर हो जाना। तो यहाँ पे किसी भी कंडीशन के अंदर ऐसी बात नहीं करी गई है कि उसको टर्म डिलीवरी हो। यहाँ पे सिंपल सा फंडा बताया गया है कि 2 अबॉर्शन हुए हैं और एक डिलीवरी हुई है और वो अभी प्रेग्नेंट है, बस। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि पी नहीं है तो पी जीरो होगा, नहीं होगा?
यहाँ पे पी नहीं है तो क्या होगा, पी जीरो होगा। अगर मैं आपसे एक ही बात करूं ए फॉर अबॉर्शन की, यहाँ पे अबॉर्शन के बारे में पूछा गया, सीधी सीधी अपन को दे रखा है कि टू प्रीवियस अबॉर्शन, भैया टू प्रीवियस अबॉर्शन। अगर यहाँ पे नहीं दे रखा है, आपको डेट नहीं दे रखी है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्या जाना है कि 2 प्रीवियस अबॉर्शन हो चुके हैं। और एल फॉर लाइव बर्थ, जिंदा अभी कितने बच्चे हैं, तो जो टर्म डिलीवरी हुई है वो बच्चा हमेशा जिंदा रहेगा। हमेशा इन द सेंस कि यहाँ पे अगर कोई भी आपको फिनोमेना नहीं दिया गया, कोई भी कंडीशन नहीं दी गई है, तो उसको एक टर्म डिलीवरी हुई है, उसका बच्चा अभी जिंदा है। आपको जिंदा ही समझना है। तो यहाँ पे L1 हो गया। आगे बात समझ में। अब भैया पैराइटी कितनी होगी? पैराइटी का मतलब क्या है कि जो ऐसी प्रेगनेंसी जो क्रॉस कर चुकी है 22 वीक को, और उसके बाद में उसका क्या हुआ है, नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी। अब प्रीवियस प्रेगनेंसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। सिंपल सी मैं आपको बात बताता हूँ, समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे सेकंड एंटीनेटल मतलब कि यहाँ पे ये बात तो हम कतई ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी के बारे में बात होती है, प्रेजेंट प्रेगनेंसी के बारे में बात नहीं होती है। तो इसकी बात हम नहीं करेंगे। दूसरी बात हम करते हैं कि यहाँ पे 22 वीक से ज़्यादा किसने कवर किया है। देखो प्रीवियस प्रेगनेंसी अबॉर्शन हुआ है, यहाँ पे प्रीवियस अबॉर्शन हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है कि इन्होंने क्या किया है, 22 वीक को कवर किया है, तो आपको बिल्कुल भी जीरो ही मानना है। टर्म डिलीवरी कितनी हुई है, इसका मतलब कि इसने 22 वीक को क्या किया है, कवर किया है, तो आपको टर्म डिलीवरी कितनी लिखनी है, टर्म डिलीवरी आपको लिखनी है 1। तो आपको कितना बताना है, पैराइटी या पैरा कितना है, कि सर पैराइटी या पैरा कितना है, सर 1 है। कितना है बच्चों, कि सर 1 देखने को मिलेगा। क्या आपको मेरी बातें समझ में आई? ये सिंपल सा आंसर आपको समझ में आया, सिंपल सा क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आया बच्चों? बहुत इजी है, यहाँ से समझना करना आपको। कि अब चलो दूसरा क्वेश्चन मैं अब आपको देता हूँ कि एक महिला है, एक वुमेन है जो कि प्रेग्नेंट है। एक क्या है, मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। एक फीमेल है जो कि क्या है बच्चों, एक फीमेल है जो कि क्या है, प्रेग्नेंट है। एक फीमेल है जो प्रेग्नेंट है, उसको क्या हुआ है, ऐसे लिखेंगे आप कि एक फीमेल है जो कि क्या है, वो प्रेग्नेंट है। एक कंडीशन तो आपको दे रखी है, पहली दूसरी कंडीशन दे रखी है कि प्रीवियस प्रीवियस चाइल्ड हैं उसके 2 हैं। प्रीवियस चाइल्ड उसके पास 2 हैं, जिनमें से क्या हुआ है, इनमें से दोनों के दोनों, एक तो क्या हुआ है, एक बिफोर 37 वीक से पहले ही डिलीवर हो गया है। क्या हो गया है, कि डिलीवर हो गया है बच्चों, डिलीवर हो गया है। एक 30 दिन में उसको क्या है, 2 बच्चे हैं, 2 में से एक क्या हुआ है, 37 वीक से ही पहले क्या हो गया है बच्चों, डिलीवर हो गया है। और उसको जो अभी जो बच्चे हैं, अभी उसके 2 बच्चे हो गए। और मैंने आपसे बात करी, इसके अंदर आपको क्या करना है, लाइव बर्थ के बारे में बताया, टर्म के बारे में बता दी, पीटम के बारे में बता दिया, अबॉर्शन के बारे में बताते हैं कि 1 अबॉर्शन प्रेजेंट। तो अब इसका घटमाल स्कोर बताएंगे। इसका घटमाल स्कोर क्या होने वाला है, देखो बहुत ईज़ी है, सबको समझना बहुत ईज़ी है। एक बार तो क्या है भैया, एक फीमेल है जो प्रेग्नेंट है, तो हमने एक तो यहाँ पे नाप लिया कि एक बार फीमेल प्रेग्नेंट है। प्रीवियस पेशेंट है चाइल्ड, प्रीवियस चाइल्ड उसके पास 2 हैं, तो यहाँ पे हमने 2 नाप लिया, ठीक है। अब और दूसरी बात करते हैं कि एक बार उसका अबॉर्शन हो चुका है। भाई हमको इसके अंदर ऐड तो करना ही है ना बच्चों, ऐड तो हम करेंगे ही करेंगे कि हमने क्या किया, उसके अंदर भी क्या है, बिल्कुल है। तो G4 क्या हुआ, कि हमारा जी कितना हो गया, 4 हो गया। अब मैं बात करता हूँ टर्म प्रेगनेंसी, टर्म की बच्चा टर्म डिलीवरी कितनी बार हुई है। तो भैया देखो, एक बार फीमेल प्रेग्नेंट है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, 2 बार उसको बच्चे पैदा हो चुके हैं और एक बार अबॉर्शन हो चुका है। अब 2 बार जो बच्चे पैदा हुए हैं, वो एक बार प्री टर्म बेबी हुआ है। प्री टर्म का मतलब होता है 37 वीक से पहले हुआ है, तो इसका मतलब है कि टर्म जो प्रेगनेंसी है, टर्म प्रेगनेंसी वो एक है और प्री टर्म प्रेगनेंसी भी एक है। अबॉर्शन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि एक बार अबॉर्शन हुआ है। और लाइव बर्थ कितने हैं, उसके 2 हैं। तो GTPAL स्कोर जो होगा हमारा क्या देखने को मिलेगा, G4 T1 P1 A1 L2 देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात आपको समझ में आई बच्चों?
क्या आपको ये छोटे-छोटे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे? यहाँ तक कि क्लास में किसी को डाउट है? यहाँ तक कि क्लास में किसी को कोई डाउट है क्या बच्चों? चलिए, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ईडीडी क्या होती है। कि ईडीडी क्या होती है? ईडीडी का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट को निकाला जाता है डिलीवरी की को, कि डिलीवरी आपकी कब होनी है। एक्सपेक्टेड होता है, इसके अंदर कोई भी कंफर्मेशन नहीं होता है, या फिर ये एकदम फैक्चुअल फॉर्मूला नहीं होता है। ये एकदम फैक्चुअल फॉर्मूला नहीं होता है। इसको सिर्फ एक्सेप्ट किया जाता है, एक्सपेक्टेड किया जाता है कि इस दिन आपकी क्या हो सकती है, डिलीवरी हो सकती है। ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर क्या किया जाता है कि इसकी अगर मैं एक्यूरेसी की बात करता हूँ, एक्यूरेसी की अगर मैं इसकी एक्यूरेसी की बात करता हूँ, तो इसकी एक्यूरेसी कितनी है? 1% है। लेकिन हम बात करें कि 50% केसेस के अंदर 50% केसेस के अंदर क्या हो जाता है कि डिलीवरी जो होती है वो बिफोर एंड आफ्टर 7 डेज़ होती है। क्या होती है? या तो 7 दिन पहले देखने को मिलेगी या 7 दिन बाद में देखने को मिलेगी। ऐसा 50% केसेस में देखा गया है। आगे बात समझ में, अगर मैं बात करूँ कि किसने फ़ॉर्मूला दिया, तो आपको बताना है कि इसका जो फाउंडर था या साइंटिस्ट था, कि फाउंडेड बाय नेगल्स। तो इसलिए इसको क्या बोला हमने? नेगल्स रूल बोला। नेगल्स रूल या फ़ॉर्मूला। नेगल्स फॉर्मूला हमने क्या बोला? नेगल्स फॉर्मूला, नेगल्स रूल के बारे में हमने यहाँ पे बताया। देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं आपसे बात करूं कि इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, कैसे एक्सपेक्टेड किया जाता है, कैसे इसके अंदर जज किया जाता है, सबसे पहली बात मैं आपसे करता हूं। इसके अंदर पहले तो हमने बात करनी है कि फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी। एलएमपी का मतलब मैंने आपको अभी बताया कि फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी, इसका मतलब कि लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल या लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का पहला दिन। ठीक है, अगर मैं आपसे दूसरी बात करूं कि प्लस हमें क्या करना है, यहाँ पे 7 डेज को क्या करना है? प्लस करना है। 7 डेज हमने इसके अंदर प्लस कर दी है। ठीक है भैया, अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पे 3 महीने को आपको क्या करना है? माइनस करना है। कि आपने प्लस तो कितना किया? 7 डेज किया, उसके बाद आपने 3 महीने को माइनस किया, उसके बाद आपको करना है प्लस 1 ईयर। क्या करना है? 1 ईयर को आपको प्लस कर देना है, आपका जो एक्सपेक्टेड डेट होगी डिलीवरी की वो निकल के आ जाएगी। अगर मैं आपसे यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे बातें करता हूँ कि किसी भी सपोज दैट किसी भी फीमेल की जो डेट है या एलएमपी है वो कितने तारीख की है। अगर मैं यहाँ पे किसी फीमेल की एलएमपी की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि एलएमपी क्या है फीमेल की, वो कितनी है? यहाँ पे लिखेंगे 14 अप्रैल, कि 14 अप्रैल की उसकी क्या है? एलएमपी है। 14 अप्रैल की उसकी एलएमपी है। तो यहाँ पे हमें कैसे फॉर्मूले को अप्लाई करना है देखेंगे, कि आपने बताया सर 14 अप्रैल, 14 अप्रैल हम 2024 की बात कर रहे हैं, ठीक है, 2024 की बात कर लेते हैं। 14 अप्रैल उसकी क्या है कि फर्स्ट उसकी लास्ट एलएमपी है। एलएमपी फर्स्ट डे ऑफ लास्ट एलएमपी है। अगर मैं आपसे बात करूं कि 14 एलएमपी, आपने बता दिया कि 14 प्लस हम क्या करेंगे? 7 दिन करेंगे। कि कितना आया, कितना देखने को मिला? 14 और 7 21 देखने को मिला कि सर 21 अप्रैल हुआ। ठीक है, जब 21 अप्रैल हुआ तो इसके से माइनस कितना करना है हमें? 3 महीने को माइनस करना है। देखेंगे माइनस 3 मंथ, 3 महीने को यहाँ पे माइनस कर दो, कितना आएगा? कि यहाँ पे कितना आ गया कि 21 जनवरी से 21 अप्रैल, 21 अप्रैल से 21 मार्च, और 21 मार्च से 21 अप्रैल। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, तो इसका मतलब हुआ कि 21 जनवरी 2024। ठीक है, 21 जनवरी 2024 आ गया इसका आंसर।
अगर इसके अंदर अब क्या करेंगे, इसके अंदर 1 ईयर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि 1 ईयर को इसके अंदर जोड़ा जाएगा तो आपको 21 जनवरी ही क्या देखने को मिलेगी, 21 जनवरी 2025 आपको क्या देखने को मिलेगी, इसकी ईडीडी आपको देखने को मिलेगी। क्या आपको बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात है, लेकिन आपको कंफ्यूजन कहाँ देखने को मिलेगा, 2024 और 25 के अंदर देखने को मिलेगा। इस फॉर्मूले को आप कर लोगे अच्छे से, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन के अंदर 24 पूछा गया है तो 25 की ही उसकी आनी है। आगे बात समझ में कि उसकी कितनी आनी है बच्चों, 25 ही आनी है। क्या आपको बात समझ में आई? मैंने जो आपको ये फॉर्मूला बताया उसके बारे में समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बताएंगे कमेंट करके फटाफट से, आपको ये सब बातें समझ में आई या नहीं आई। सिंपल सी बात है, अगर आप 9 महीने और 7 दिन की बात करते हो या फिर कितने दिन जोड़ते हो, देखो 14 अप्रैल की हम बात करते हैं कि 14 अप्रैल में आपने 7 दिन जोड़े। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 9 मंथ यहाँ पे जोड़ सकते हो। 14 अप्रैल से आप बात करेंगे, यहाँ पे 14 अप्रैल, 14 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। तो 14 जनवरी प्लस आपको क्या कर देना है, 7 डेज। तो आपको क्या करना है, 21 जनवरी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आगे बात समझ में, यहाँ पे किसी भी प्रकार के कोई कंफ्यूजन की बात यहाँ पे नहीं रखनी है, सिंपल सा आंसर है, आपको मैंने बता दिया है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक की बातें हमारी क्लियर हुई हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है। अगर किसी को यहाँ पे कोई डाउट है तो बच्चा मेरे से पूछ सकता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि अगर किसी की ये साइकिल है, अगर इफ साइकिल, ये जो हमने बात करी है वो 28 डेज के अकॉर्डिंग बात करी है बच्चों। अगर किसी की साइकिल जो होती है वो 30 डेज की आती है, 30 डेज की आती है, तो आपको क्या कर देना है, +2 यहाँ पे और कर देना है, +2 आपको और कर देना है, क्योंकि 2 दिन आप और जोड़ सकते हो कि यहाँ पे कितनी देखने को मिली, 21 जनवरी देखने को मिली 28 डेज के साथ। अगर यहाँ पे 30 डेज की अगर साइकिल दे रखी है तो आपको 2 दिन और प्लस कर देने हैं। समझ गए मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हमने जो अभी जो नॉर्मल निकाला है वो 28 दिन के अकॉर्डिंग निकाला है हिस्सा। हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 28 दिन की होती है या नहीं होती? कि सर बिल्कुल होती है। तो 21 जनवरी हमारा कैसे आंसर आया, 28 दिन के हिसाब से आया। लेकिन मैं आपसे यहाँ पे बात करूं कि किसी की साइकिल जो है वो 30 दिन की आप आ रही है, तो यहाँ पे 2 और ऐड कर दो, क्योंकि 28 तो ऑलरेडी है ना, तो आपको सिर्फ 2 ही ऐड करने हैं। अगर आप 2 दिन और ऐड करोगे तो यहाँ पे 23 जैन की यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकल के आ जाएगी। सपोज दैट अगर 26 दिन की साइकिल है, इफ साइकिल 26 डेज, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे -2 कर सकते हो कि -2 करोगे तो 19 जनवरी की आपको साइकिल देखने को मिलेगी या ईडीडी आपको देखने को मिल जाएगी। क्या आपको ये बातें समझ में आ गई बच्चों? यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई या नहीं आई? तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। आज की क्लास में इतना ही। अगले मिलते हैं शाम को, जो 5 बजे 6 बजे वाला हमारा सेशन होता है उसके अंदर मिलते हैं नए नए क्वेश्चंस के साथ। तो अब बनी रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। अपने दोस्तों को, अगर क्लास पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी स्टोरी लगाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।